मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपना टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल, है ना। और उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो स्टार्ट कर एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना। देखो बेटा, एक बात बताओ, एटम जो होता है ना, वो क्या है बच्चों? स्फेरिकल है। एटम स्फेरिकल होता है बच्चों। देखो, अगर कोई एक स्फीयर है तो उसकी रेडियस क्या होगी? बोलो, सेंटर टू पेरिफेरी, ये होगी बच्चों। तो देखो, एटॉमिक एटॉमिक रेडियस is the distance from nucleus to वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। अब देखो, ऐसा दिख रहा है कि ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना, बड़ा आराम से समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना बहुत टफ है। देखो क्यों, सुनो। अपन क्या कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजीली, है ना, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, फॉलोइंग रीजंस के कारण अपन एटॉमिक रेडियस इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहला देखो, नंबर वन, एक बात बताओ बच्चों, हमें अगर एटॉमिक रेडियस चाहिए तो एक अकेला एटम चाहिए ना? बताओ बच्चों, अगर आपको एटॉमिक रेडियस चाहिए तो एक अकेला एटम चाहिए। एटॉमिक फॉर्म में नेचर में कौन मिलता है बताओ? एटॉमिक फॉर्म के अंदर नेचर में कौन मिलता है? ओनली इनर्ट केसेस, है ना। देखो अपन क्या लिखेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस our requirement is an isolated atom। बोलो बच्चों, but only inert gases are found in atomic form, है ना। remaining all other elements are found in molecular और crystal form। क्या ये बात समझ? हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करनी है तो हमें एक अकेला एटम चाहिए, है ना। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, नेचर में सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एटम इनर्ट गैसेस के मिलते हैं, बाकी तो सारे किस फॉर्म में मिलेंगे? या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म मिलते हैं बच्चों। अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों, हमने जब ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखी थी पिछले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमने क्या बोला था? ऑर्बिटल की डेफिनेशन में ऐसा बोला था क्या बच्चों कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की 95% प्रोबेबिलिटी हो, है ना। हमने कितना बोला बच्चों? कितने परसेंट?
95%। क्या 100% बोला? क्या 100% बोला? नहीं बोला। इसका मतलब क्या आप श्योर कर सकते हो कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन यही है? भाई 100% बोलते तो अपन श्योर कर सकते थे, एकदम अपन इंश्योर थे कि भैया इसकी बाउंड्री यही है। 95% का मतलब तो ये बना कि एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई है ना? तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, बाउंड्री ऑफ एन एटम is not fixed। क्या ये बात समझ आएगी बच्चों? क्योंकि हमने 95% बोला था बच्चों, हम 100% तो कह ही नहीं रहे। अब मुझे बताओ, जब बाउंड्री फिक्स नहीं तो क्या रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो आप? बोलो, नहीं कर सकते है ना? ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, है ना? देखो, अब ये बॉन्ड्स का क्या मतलब है ना? आगे देखो, on the basis of nature of bonds, atomic radius can be classified into following types। देखो बच्चों, सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1, वांडरवॉल रेडियस। ठीक है बच्चों, हम लेके चल रहे हैं वांडरवॉल रेडियस। अब सुनना है बेटा, वांडरवॉल रेडियस का मतलब क्या हुआ कि भैया जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? बोलो बच्चों, वांडरवॉल फोर्स। अब देखो बेटा, वांडरवॉल फोर्स क्या होता है? देखो बच्चों सुनो, मान लो ये एक इनर्ट गैस का एटम है, ये एक दूसरी इनर्ट गैस का एटम है। ठीक है बच्चों, क्या इनर्ट गैस के एटम्स आपस में कोई बॉन्ड बनाते हैं? बोलो बच्चों, नहीं बनाते ना? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये दोनों नॉन बॉन्डेड एटम है बच्चों। अब देखिए, इन टू नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस लेनी है न्यूक्लियस की, इसको अपन बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो x आया ना, इसका आप हाफ करोगे ना तो ये आपकी क्या आ जाएगी? वांडरवॉल रेडियस। इसको देखो, थोड़ा समझना बेटा, ये क्या चीज है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, सुनो। देखो, आप इसको ऐसे समझिए, सपोज जैसे बच्चों आप अपने पी लो, मैंने आपको अगर इस बॉक्स में बंद कर दिया आपके एक साइज के बराबर, ठीक है? अब देखो बेटा, इसमें एकदम ही स्पेस नहीं है कि आप अपने हाथ पांव भी हिला सको, तो क्या आप इसमें रह पाएंगे? बोलो बच्चों, एकदम आपको पैक कर दिया जाए इस तरह से, बोलो बच्चों, क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अब सोचो, अगर मैं आपको ऐसे स्पेस में रखूं जिसमें क्या हो, हर तरफ जगह हो,
तो बोलो बच्चों, आप आराम से रह पाएंगे? अरे थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होना चाहिए ना। बोलो, अब मुझे बताओ, आपको जो स्पेस चाहिए अपने साइज से बराबर चाहिए। अब एक चीज और समझो, देखो मान लो जैसे ये एक 4 व्हीलर है, ठीक है, और ये दूसरा 4 व्हीलर है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए ये मैंने 4 व्हीलर ऐसे खड़े कर दिए, ठीक है, तो क्या ये सही है? क्या बीच वाले 4 व्हीलर के अंदर अब बंदा एंटर कर नहीं पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। अरे अब उसके लिए स्पेस ही नहीं बचा, वो अपना विंडो खोलेगा कैसे? बोलो, नहीं खोल सकता ना। तो कुछ बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस होना जरूरी है ना बच्चों। बोलो, ये बात सबको समझ में आई? आई क्या? आई, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, देखो एग्जैक्टली वंडरवॉल रेडियस क्या इंडिकेट करती है? आपके चारों ओर जो आपको फ्री स्पेस की रिक्वायरमेंट है ना, उसको बता रही है। वंडरवॉल रेडियस किसको बता रही है बच्चों? जो आपको फ्री स्पेस चाहिए है ना, उसके बारे में ये इंडिकेट करती है। अब सोचो, देखो सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों। अब देखिए, ये मान लो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल। तो क्या क्लोरीन के ये दोनों एटम आपस में कोई बॉन्ड बनाएंगे क्या? बताओ बच्चों, क्या क्लोरीन के ये दोनों एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे क्या? नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते बच्चों। बोलो, तो ये क्या है बच्चों? इनको अपन बोलेंगे नॉन बॉन्डेड एटम्स। अब क्या करना है, इनके बीच की ये डिस्टेंस ली, मान लीजिए मैंने, ये मैंने मान लो y ले लिया, ठीक है। तो अगर मुझे वंडरवॉल रेडियस RV निकालनी है तो y/2 करूंगा। समझ में आ गया बच्चों? तो वंडरवॉल रेडियस क्या बता रही है, समझ में आ गई क्या? अच्छा बच्चों, आप स्टेट ऑफ मैटर में एक इक्वेशन पढ़ते हो, वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल इक्वेशन पढ़ी थी वहां पे? बोलो बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर में एक इक्वेशन पढ़ते हो आप, वंडरवॉल इक्वेशन, याद है? तो वहां आपने एक चीज बोली थी कि हर एटम को अपने साइज से, है ना, अपने वॉल्यूम से 4 टाइम वॉल्यूम और चाहिए, चाहिए ना? अरे बोलो, चाहिए ना? स्पेस चाहिए ना? बोलो बच्चों, स्पेस चाहिए, क्योंकि एक लिमिट के बाद जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के एरिया में एंटर करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करने लग जाता है बच्चों? बताओ, एक दूसरे के एरिया में एंटर करते हो एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे? रिपेल करने लग जाएंगे, उनके बीच में रिपल्शन होने लग जाएगा, होने लग जाएगा ना बच्चों? समझ में आ गई बात? तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस of two non-bonded atom of nearest to molecule of particular substance। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? आगे देखो, इट इज mainly found in inert gases and non-polar molecules। बोलो बच्चों, क्लियर है? अब देखो बेटा, सुनो, समझना। देखो अपन क्या बोलेंगे, वंडरवॉल रेडियस क्या इंडिकेट कर रही है? वंडरवॉल रेडियस, है ना, ये वंडरवॉल रेडियस इंडिकेट्स
फ्री स्पेस अराउंड एन एटम। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब एक चीज समझो, देखो बेटा, नेचर के अंदर इसका एग्जिस्टेंस होता है ना, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन देखो बच्चों, SiCl6-2, SiBr6-2 एंड SiCH6, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना बच्चों? अब इनका अगर एग्जिस्टेंस नहीं है ना, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों सुनो, कैसे, ध्यान दीजिए। देखो, ये सिलिकॉन है, ठीक है बच्चों, ये तो हमने क्या किया, 6 फ्लोरीन लगाए इस तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर क्या किया बच्चों, आपने बड़े साइज के एटम लगाए। मुझे ये बताओ, जब बड़े साइज का एटम लगाया तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी वैंडरवाल रेडियस भी तो ज्यादा होगी ना। बोलो बच्चों, अरे जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी वैंडरवाल रेडियस भी ज्यादा होगी ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक आपके पास कार है और एक ट्रक है, तो बताओ किसकी वैंडरवाल रेडियस ज्यादा होगी, किसको वैंडरवाल स्पेस ज्यादा चाहिएगा? ट्रक को चाहिएगा ना बच्चों। क्या ट्रक हर गली में घूम सकता है? नहीं घूम सकता, क्योंकि उसको बहुत स्पेस चाहिएगा। अब जैसे जैसे बेटा, देखो सपोज क्लोरीन का साइज ही है, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, इसको जो वैंडरवाल रेडियस है वो तो ज्यादा चाहिएगी ना। आप मुझे बताओ, इनकी वैंडरवाल रेडियस क्या करने लग गई? बोलो बच्चों, इनकी वैंडरवाल रेडियस क्या करने लग गई? ओवरलैप करने लग गई, और इनके बीच में क्या होने लग जाएगा? रिपल्शन। अब बताओ, जब सिस्टम में रिपल्शन होगा तो क्या वो एक दूसरे को टिकने देंगे? नहीं ना। तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, ड्यू टू large size of ClBr, they also have large vulnerable radius, so they will overlap, they will overlap to each other, and that's why system becomes unstable। सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। हो गया बच्चों? अब देख बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो ये तो हमने ली वैंडरवाल रेडियस। अब देखो बेटा सुनो, हम लेते हैं मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो मेटेलिक रेडियस को समझे बेटा, देखो सुनो, जो मेटेलिक क्रिस्टल होता है ना, मेटेलिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल में अगर अपन देखें तो दो एटम इस तरह से मेटेलिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, है ना। इनके बीच में बच्चों कौन सा बॉन्ड है? ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बेटा, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे आयरन का क्रिस्टल है
तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बच्चों? आयरन के क्रिस्टल में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है ना, उसको क्या बोलेंगे? मेटेलिक बॉन्ड। अब देखो बेटा, ये जो एक्स आया इसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, और इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होगा तो वो क्या आ जाएगी? मेटेलिक रेडियस। समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे? इट इज हाफ ऑफ internuclear distance in a metallic crystal of two nearest atom। हाँ, समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, वो है कोवेलेंट रेडियस। है ना बच्चों? कोवेलेंट रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना आप, कोवेलेंट रेडियस को। एक बात बताओ बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बताओ बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाई ओवरलैपिंग और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना? क्या बोल सकते हैं बच्चों? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो बेटा सुनो, मान लो ये दो एटम है, ठीक है? ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो? एक कॉमन एरिया। देखो बेटा, बीच में जो मैंने ये लाइन किया है, ये क्या है? इसी को अपन ओवरलैपिंग बोलते हैं बच्चों। अब देखो, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ली, ठीक है? और इस न्यूक्लियर डिस्टेंस को, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, क्या बच्चों? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना? मान लो ये एक्स है, इसको हाफ कर दो, तो ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कोवेलेंट रेडियस। अच्छा सुनो, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, इसको अपन और क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है, ठीक है? इसको अपन कैसे इंडिकेट करते हैं? डी, जैसे मान लो A2 या डी B2 या डी AB। समझ में आ रहा है? जैसे देखो बच्चों सुनो, आपको बोला कि DH2 1.04 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बताओ। क्या करोगे बच्चों? सिंपली बताओ। अरे हाफ कर दें? देखो 1.04 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चों? फिर देखो, सपोज ये मेरे पास 1.40, ठीक है? आ गया बच्चों? आगे बात सुन। अब देखो बेटा सुन, थोड़ा सा समझना ढंग से। देखो, जब वंडरवॉल रेडियस की बात कर रहे थे तो एटम एकदम दूर दूर थे, है ना? बीच में कुछ स्पेस था बच्चों, इधर देखो, बीच में कुछ स्पेस है। मेटेलिक में दोनों पास पास आए आए बच्चों, ठीक है? और जब कोवलेंट बना तो दोनों में क्या होने लग गई? ओवरलैपिंग होने लग गई। तो मुझे बताओ कि एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम किस में आई? बोलो बच्चों, कौन से बॉन्ड में? कोवलेंट में आई ना? तो जहां इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है
वहां पर बोलो रेडियस क्या होगी, कम होगी ना बच्चों, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम तो रेडियस कम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो बच्चों सुनो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो अपन बोल सकते हैं, देखो वांडरवाल बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड, ये बोल सकते हैं। तो बोलो बच्चों, जो रेडियस आएगी ये आएगी बच्चों आर वी, आर एम एंड आर सी। बोलो, तो वीएमसी समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ये बात सबको समझ में आई? इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, है ना, आरवी जो होती है वो लगभग लगभग 2 और 3 टाइम्स ऑफ आरसी होती है। वांडरवॉल जो रेडियस है ना बच्चों, वो कोवेलेंट रेडियस की 2 to 3 टाइम्स। जैसे देखो बेटा सुनो, अगर मैं कोवेलेंट रेडियस आरसी ऑफ हाइड्रोजन देखूं, ठीक है, वो आती है लगभग लगभग 0.37 एंगस्ट्रॉम। और इसी की जब मैं वांडरवॉल रेडियस देखता हूं तो ये आती है बच्चों 1.20 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? आरसी जब हमने डिफाइन किया तो हमने 2 बॉन्डेड एटम की बात की, और जब हमने आरवी डिसाइड किया तो हमने 2 नॉन बॉन्डेड एटम की बात की। अरे बात की ना, बोलो, समझ में आया? आरसी आरवी में फर्क समझ में आया बच्चों? देखो, यहां ओवरलैपिंग हो रही है तो ये कोवेलेंट रेडियस है। अब देखो बेटा, ऊपर देखो, यहां कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, सबको समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक अपन ये भी कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की। ठीक है बच्चों? कैसे? देखो, जैसे सपोज मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो मुझे बताओ कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो एक बार बताओ बच्चों, देखो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 2 1। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझते हो बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है बच्चों, है ना? तो एक बात बताओ बच्चों, जहां 3 बॉन्ड बने वहां ओवरलैपिंग ज्यादा हुई होगी ना बच्चों? बोलो, जहां 3 बॉन्ड बने वहां ओवरलैपिंग ज्यादा हुई, तो एटम पास पास आए होंगे। तो एटम जितने पास पास आए होंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम तो रेडियस भी कम। तो समझ आया बच्चों? तो देखो, अगर अपन इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें, देखो बेटा ये आती है। तो अब बताओ, अपन अगर बोलें रेडियस, तो ये आएगी बच्चों, बोलो, क्या ये पिक्चर समझ में आई? बोलो बच्चों, तो कोवेलेंट रेडियस बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है बच्चों? समझ में आ गया? बॉन्ड जितना ज्यादा कोवेलेंट रेडियस उतनी कम। अब देखो बच्चों, है ना, अपन क्या बोलेंगे, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस we should select
a molecule in which two similar atoms are bonded by single bond। बट एक बात बताओ, देखो बिना बॉन्ड के तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ में आ रही है बच्चों? कि बिना बॉन्ड के तो हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है ना बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? अरे आइसोलेटेड एटम तो नहीं मिलेगा ना, बोलो बच्चों, आइसोलेटेड एटम नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इनर्ट केसेस। बोलो, एक अकेला एटम नहीं मिलता ना। अब देखो बेटा सुनो, मैंने क्या लिखा कि हमें ऐसे मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें दो सिमिलर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही? कुछ ऐसा क्यों किया बताओ बच्चों? ऐसा इसलिए किया बच्चों ताकि आपकी एटॉमिक रेडियस में कम से कम एरर आए। बात समझ आ रही है बच्चों? बोलो, अरे समझ में आया भाई? जितना कम बॉन्ड होंगे ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली, देखो आप ऐसे समझो, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूं सिंगल बॉन्ड में ये ओवरलैपिंग हुई, तो डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग और ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती जाएगी आपकी रेडियस क्या होती जाएगी? कम। तो क्या एक एटम की आप सही रेडियस निकाल पाएंगे? अरे सही रेडियस निकाल पाएंगे क्या? तो हमें ऐसे एटम को सिलेक्ट करना चाहिए जो क्या हो, सिंगल बॉन्ड से, ताकि हम एक एटम की सही रेडियस को निकाल पाए। बोलो बच्चों। तो अब देखो मुझे बताओ, जैसे सपोज मान लो मुझे आरसी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है बेटा? तो मैंने एक तो ये लिया और एक ये लिया, बताओ कौन सा मॉलिक्यूल हमारे काम का है, O2 या H2O2? बोलो बच्चों। सेकंड वाला काम का है ना, ये काम का नहीं है, ये काम का है, क्योंकि दोनों एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब आ जाओ बच्चों, आरसी ऑफ नाइट्रोजन, देखो बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, और फिर ये मैंने लिया सिंगल बॉन्ड। अब बताओ बच्चों, देखो ट्रिपल बॉन्ड काम का नहीं, डबल बॉन्ड काम का नहीं, सिंगल बॉन्ड काम का है, ठीक है? फिर लेते हैं कार्बन की बात करते हैं। तो देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है? एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो देखो एसिटिलीन काम की नहीं, ना एथिलीन काम की, इथेन काम का हमारे लिए, समझ में आया? तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करेंगे बच्चों जिसमें दो सिमिलर एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो इसको क्या बोलते हैं देखो बेटा, इसको बोलते हैं देखो SBCR, मतलब सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। क्या SBCR समझ में आया बच्चों? SBCR किसको बोला? ऐसी कोवेलेंट रेडियस जो आप सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड एटम की फाइंड आउट कर रहे हो। बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। देखो मैं आपसे पूछूं कि इन एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.54 angstrom, then calculate
डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन ऑफ प्रोपेन, और आपको गिवन है बच्चों साइन 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू गिवन है 0.82। बताओ बच्चों, करो इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, सुनो कैसे करोगे। वेरी गुड भुवन, भव्या। देखो बेटा, देखो ध्यान दो। देखिए बच्चों, ये मान लो प्रोपेन है ना बच्चों। ये प्रोपेन का फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन हो गया बच्चों। ये एंगल आपको गिवन है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट है बच्चों गिवन। ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है 1.54। बोलो बच्चों, एंगस्ट्रॉम। अब बताओ, अगर मैं इसको जस्ट हाफ कर दूं तो अब ये जो नया एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाय 2। यहां से बताओ क्या ये डिस्टेंस x में फाइंड आउट कर सकता, तो बताओ। देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाय 2 x अपॉन 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय 0.82, ये आ रहा है 1.26 एंगस्ट्रॉम आ रहा है बच्चों। अब आपको किस किस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बच्चों, बताओ। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन। बोलो बच्चों, तो 1.26 इंटू 2 क्या हो गया, 2.52 एंगस्ट्रॉम। बोलो बच्चों, बात क्लियर है क्या।
ये समझ में आया बच्चों? बोलो। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अरे कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है मैंने, सिंपल मैथमेटिक्स। अब बताओ, सपोज जैसे आपको बेटा ये कह देता, ये 1 2 3 4, अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बताओ, है ना? यहां तक ये होगी डिस्टेंस, फिर देखो यहां से ये अगली डिस्टेंस, है ना बच्चों? यानी आप ये वाली डिस्टेंस। तो बताओ ब्यूटेन के केस में कितनी आ जाएगी? एन ब्यूटेन के केस में क्या करोगे? देखो ये हो गया 1.26 इंटू 3 करेंगे ना? बोलो बच्चों। भाई अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव कार्बन के बीच की कितनी होगी? 1.26। तो बोलो कितना आएगा? 3.78 आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? ब्यूटेन के केस में समझ में आया क्या? 3.78 क्यों बोला? अब बताओ, अगर मान लो ये इस तरह से होता, देखो पेंटेन होता, तो पेंटेन के केस में बताओ कितनी डिस्टेंस आएगी? बोलो बच्चों। देखो ये डिस्टेंस आप फाइंड कर चुके हो, ये भी कर चुके हो आप, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.52 और ये भी 2.52, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? बोलो बच्चों, ये आएगी क्या? अरे बोलो। सबको समझ में आया? अरे बच्चों ये समझ में आई क्या पिक्चर? अरे बेटा प्रोपेन की स्ट्रक्चर में साइन की वैल्यू तो देगा ही, और आपको ये तो पता ही है ना, एल्केन में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप एंगल कैसे बनाओगे आप? एल्केन का तो एडिशन सबको पता होता है, गिवन रहेगा साइन थीटा की वैल्यू, घबराओ मत, गिवन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखिए बेटा, मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट एटॉमिक रेडियस is an additive property, then calculate distance between two iodine atoms in ortho diiodobenzene। ठीक है, फिर मेटा डाइआयोडोबेंजीन, और फिर पैरा डाइआयोडोबेंजीन। ठीक है, फिर क्या कहता है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन ये दिया हुआ है 0.77 एंगस्ट्रॉम, कोवेलेंट रेडियस ऑफ आयोडीन है ना, ये आपको गिवन है 1.33 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन वो गिवन है 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो बेटा क्या कहता है कि एटॉमिक रेडियस को आप कैसी प्रॉपर्टी मानो? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आपको
दो आयोडीन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। किस किस में? देखो बेटा, एक तो कह रहा है ऑर्थो डाई आयोडोबेंजीन। देखो बेटा, इसको बोलते हैं ऑर्थो डाई आयोडोबेंजीन, ठीक है। फिर अगला देखो, इसको बोलते हैं मेटा डाई आयोडोबेंजीन। और फिर जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं पैरा डाई आयोडोबेंजीन। बताओ बच्चों, ऑर्थो डाई आयोडोबेंजीन, मेटा डाई आयोडोबेंजीन एंड पैरा डाई आयोडोबेंजीन। बताओ बच्चों कैसे करोगे? कैलकुलेट करो बच्चों। हाँ भैया, देखो कैसे करोगे, समझते हैं बच्चों। सुनो, सबसे पहले अपन ऑर्थो डाई आयोडोबेंजीन लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये लिया बेटा मैंने ऑर्थो डाई आयोडोबेंजीन, ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक आपका ये पॉइंट है बच्चों। देखो इस तरह से। तो अब हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया? एक काम करते हैं, पहले मैं ना इसको अलग दिखाता हूं आपको। देखो बेटा सुनो, ये साइक्लोहेक्सेन है बच्चों। साइक्लोहेक्सेन के अंदर मुझे एक बात बताओ, क्या 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? बोलो बच्चों, क्या साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? है बच्चों? अब देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हैं आप? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तो समझते ही होंगे कि सारी आर्म्स की लेंथ इक्वल होती है बच्चों। देखो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है कितनी? 1.40। देखो मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूं बच्चों, इस तरह से निकाल लिया। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ गिवन है 1.40 एंगस्ट्रॉम, तो इतनी ये होगी 1.40 एंगस्ट्रॉम और इतनी ये होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों। आगे क्या? अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ कार्बन है और यहाँ आयोडीन है। ये तो कार्बन है और ये आयोडीन है। इसने क्या बोला कि एटॉमिक रेडियस कैसी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। तो सबसे पहले बताओ कि ये जो कार्बन और आयोडीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई? बताओ फिर, कार्बन और आयोडीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो बच्चों। अरे दोनों की रेडियस को जोड़ दो। देखो 0.77 एंड 1.33, तो कितनी आएगी बच्चों? 2.1 एंगस्ट्रॉम। आगे आगे बच्चों। अच्छा अब बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस आपने देखो अभी बताया है कितनी है? 1.40 एंगस्ट्रॉम है बच्चों। है क्या? अरे डायग्राम बड़ा बनाऊं क्या? देखो
ये कह रहा है, देखो ये 1.40 एंगस्ट्रॉम, ये भी 1.40 एंगस्ट्रॉम। आगे बच्चों, ये बात सबको समझ में आई क्या? तो मुझे बताओ कि अब ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है यहां तक, बोलो बच्चों ये कितनी हो गई? बताओ, ये देखो ये कितनी होगी? 1.40 प्लस 2.1 कितनी होगी? 3.5 होगी। अब बताओ ये भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ना? बोलो बच्चों, ये भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है बच्चों। तो अगर ये 3.5 एंगस्ट्रॉम है तो ये भी कितनी आएगी? 3.5 एंगस्ट्रॉम ही आएगी ना? बोलो बच्चों, 3.5 एंगस्ट्रॉम आएगी। क्या समझ पा रहे हैं आप? अरे बच्चों समझ में आया क्या? किसी को डाउट है तो बोलो। अरे किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे चलें फिर। कोई डाउट है तो बोल जाओ बच्चों। है क्या? अरे अगर किसी को डाउट है तो 2.1 कैसे आया? अच्छा देख, ये कार्बन और आयोडीन आपस में जुड़े हुए हैं, बेंजीन में कार्बन होगा। अब ये कार्बन की रेडियस और ये आयोडीन की रेडियस, तो आपको दोनों की रेडियस दे रखी है। कितनी कितनी? एक की दे रखी थी 1.33 और एक की दे रखी थी 0.77, तो कितनी आ गई? 2.1 एंगस्ट्रॉम। आ गया सुराना समझ में? सिद्धार्थ सुराना, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो होगी ऑर्थोडायोडोबेंजीन। एक काम करते हैं बेटा, मैं लेता हूं नेक्स्ट। देखो बेटा सुनो, ये लिया मैंने, ये आयोडीन। चलो पहले पैरा वाला ले लेते हैं। तो मुझे बताओ, आयोडीन से लेकर सेंटर तक की बीच की डिस्टेंस बताओ। बोलो बच्चे, आयोडीन से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस बताओ। बोलो बच्चों, कितनी डिस्टेंस होगी? अरे ये तो अभी कैलकुलेट की है ना आपने ऊपर, ये डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं की? 3.5 है ना? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है बच्चों 3.5 एंगस्ट्रॉम, और ये भी कितनी है? 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई? 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कितनी आ गई? 7 एंगस्ट्रॉम आ गई। आगे कितनी आ गई? बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? अरे 7 एंगस्ट्रॉम समझ में आया क्या? ठीक है बच्चों, किसी को डाउट है तो बोल जाओ पहले। किसी को डाउट? नहीं है? चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अपन बात करते हैं बेटा मेटाडाइआइडोबेंजीन की। ये देखिए, ये मैंने लिया मेटाडाइआइडोबेंजीन, ठीक है, इस तरह से। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें इनके बीच की ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा? ठीक है, तो एक बात बताओ, ये एंगल कितना हुआ? बताओ बच्चों, ये वाला एंगल कितना हुआ जिसको मैंने लाइन लाइन किया है? बताओ बच्चों, 120 हुआ? कंफर्म है? ये 120 हुआ बच्चों। तो 120 का अगर मिड ले लू मैं,
मिड ये हो गया बच्चों, बोलो ये मिड हो गया, तो मिड वाला एंगल 60 हो गया क्या, हो गया बच्चों। अब देखो बेटा एक बात बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप बहुत अच्छे से जानते हो कितनी है, बताओ ये कितनी डिस्टेंस, 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो क्या ये डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, बोलो बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे साइन 60 x अपॉन 3.5, ये लिखे, तो बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 60 की वैल्यू बोलो बच्चों क्या आती है, अरे नींद मत लो, √3/2। तो देखो बच्चों √3/2 ये आ गया, सोल्व करने पर ये वैल्यू आई बच्चों 3.03 एंगस्ट्रॉम। तो देखो आप मुझे बताओ ये क्या होगी, डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई 3.03 इंटू 2, 6.06 एंगस्ट्रॉम। क्या बच्चों समझ में आया, ये समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन ऑर्थो मेटा पैरा वाला, किसी को डाउट है तो बोल जाओ। सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप लोगों ने पढ़ी है, कहीं कोई अलग नहीं है। विशाल सोनी समझ में आया, विशाल, चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अब जो मैं बात बता रहा हूं देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू होमो एटॉमिक, है ना, या टू सिमिलर एटम लिख दो, टू सिमिलर एटम्स, ठीक है। देखो बच्चों जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेंगे। अब देखो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, है ना, तो अब ध्यान से सुनना बेटा, अब H और Cl दोनों अलग अलग है ना, तो मुझे बताओ आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आपने कभी ऐसे दिखाया होगा ना कि इसके ऊपर चार्ज प्लस इसके ऊपर चार्ज माइनस, ऐसा दिखाया होगा ना बच्चों, बताओ, अरे ऐसा दिखाया होगा, बोलो दिखाया है। तो अब मुझे बताओ इनके ऊपर ये चार्ज डेवलप हुआ ना, है ना, आप मुझे बताओ ये जो अपोजिट चार्ज है ना, अपोजिट चार्ज के कारण क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो बोलो बच्चों अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, H और Cl के बीच में, तो बोलो क्या होगी कि बॉन्ड लेंथ विल बी लेस देन टू एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ। बोलो बच्चों बॉन्ड लेंथ विल बी लेस देन टू लेस देन एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ। बोलो बच्चों कम आएगी ना, बॉन्ड लेंथ विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ, ये बात समझ आई, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम आएगी। अरे बात समझ में आई क्या बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूं TAB, तो आपको क्या लिखना है RARB, कुछ फैक्टर इसमें से माइनस होगा तो वो कितना होगा 0.09 और डेल्टा EN। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। ये डेल्टा EN क्या है,
ये बच्चों डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा एन क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए ये कहता है DH2 1.04 एंगस्ट्रॉम है, DCl2 1.40 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। En ऑफ हाइड्रोजन 2.1 और En ऑफ क्लोरीन 3 है। तो आपको DHCl फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अब कैसे करेंगे समझ लीजिए बच्चों, देखो हमें DHCl फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे, DH2/2 है ना, DCl2/2 0.09, डेल्टा En 3 माइनस 2.1। तो देखो क्या हो गया, 1.04 डिवाइडेड बाई 2, 1.40 डिवाइडेड बाई 2 है ना बच्चों, और ये 0.9, ठीक है। ये सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो भी आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। बस ये समझ में आया कि ये माइनस क्यों हुआ, बोलो बच्चों ये माइनस क्यों हुआ, समझ में आया क्या? देखो बच्चों अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा तो वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो कुछ फैक्टर को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये फैक्टर क्या है, 0.09 इंटू डेल्टा एन। अब डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलें आगे। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अपन लेते हैं नेक्स्ट आयोनिक रेडियस, है ना बच्चों। अपन बात करेंगे बच्चों आयोनिक रेडियस से। इसमें सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, देखो कैटाइंस रेडियस, ठीक है। और फिर क्या लेंगे, एनाइंस रेडियस, है ना, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले बेटा देखो अपन लेते हैं रेडियस ऑफ कैटाइन। इसको समझो बेटा, देखो बड़ा सिंपल है लॉजिक, EL EL+1 EL+2 और EL+3 ऐसे बनता है बच्चों। अब बताओ अगर आप इसमें प्रोटॉन देखो या जेड देखो, 13 13 13 13, ठीक है बच्चों। अच्छा बात इलेक्ट्रॉन की करें तो 13 12 11 और 10 है बच्चों। एक बात बताओ, इस सीरीज में जैसे आप इधर जा रहे हो, ध्यान से समझना, जेड इफेक्टिव की बात करें, जेड इफेक्टिव बच्चों क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। ये पढ़ाया मैंने आपको, 2 लेक्चर लगाए थे इस पे। अब मुझे बताओ ये तो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। आप बताओ इस सीरीज में जेड तो कांस्टेंट है, बोलो बच्चों जेड तो कांस्टेंट है ना, अरे बोलो 13 13 13। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं ना, हो रहे हैं बच्चों। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बोलो बच्चों सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा तो कम माइनस होगा, कम माइनस होगा तो बोलो बच्चों जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना, बोलो बच्चों समझ में आया। तो अपन क्या बोलेंगे कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा ना, बोलो बच्चों जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो जो साइज होगा वो घट जाएगा, पक्का। तो देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे, जैसे ये AL है, AL+1 AL+2 AL+3, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उसका उतना ही छोटा हो जाएगा। समझ आ गई बात बच्चों। सपोज जैसे
Sn, Sn+2, Sn+4। बोलो बच्चों, क्या ऐसा बोल सकता हूं? Sn+2, Sn+4 में बोलो Mg, Mg+1, Mg+2। क्या साइज का ये बोल सकते हैं? बच्चों समझ में आया क्या? आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जो साइज ऑफ न्यूट्रल एटम है ना, वो हमेशा साइज ऑफ केटाइन से बड़ी होगी। न्यूट्रल एटम की जो रेडियस है वो केटाइन से बड़ी होगी। रीजन देखो, अपन क्या बोलेंगे, क्या हो सकता है? जैसे देखो बेटा सुनो, ये सोडियम है, ये सोडियम+1 है, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसको आप लिख रहे हो 281 और 28, इसमें 3 ऑर्बिट थे और इसमें 2 ऑर्बिट है। बोलो बच्चों, एक तो 3 ऑर्बिट है, सोचो ये 3 ऑर्बिट है, और एक में 2 ऑर्बिट है। बताओ साइज किसका बड़ा होगा, 3 ऑर्बिट वाले का या 2 ऑर्बिट वाले का? बताओ बच्चों, 3 वाले का। सिंपल है। फिर देखो, अगर आप जेड देखो, ये भी 11, ये भी 11 है ना। यहां देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 और यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो बताओ कि जब आप सोडियम से Na+ की तरफ गए तो बोलो बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना? अरे जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना, बोलो। तो देखो उसका रीजन क्या है, रीजन देखो, रीजन पहला ये है कि जेड इफेक्टिव इन केटाइन इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। क्या ये बात सही है? जेड इफेक्टिव इन केटाइन इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। ये बात सबको समझ में आई? सेकंड, sometime an orbit is completely eliminated। बोलो बच्चों, कभी कभी ऑर्बिट आपका पूरा एलिमिनेट हो गया ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? न्यूट्रल एटम का साइज केटाइन से क्यों बड़ा है, ये बात क्या सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, अरे आई क्या? अब बताओ बच्चों, जैसे अगर मैं ये बोलूं, किसी को डाउट है? चिराग शर्मा, समझ में आया तेरे को? चिराग शर्मा, चिराग सुन रहे हो क्या? देखो बेटा सुनो, सपोज मेरे पास ये है MnO, ठीक है बच्चों, Mn2O3, MnO2 और Mn2O7। हमें यह बताना बच्चों रेडियस ऑफ मैग्नीज का ऑर्डर बताना है। देखो बच्चों, यहां मैग्नीज आ रहा है +2 आ रहा है बच्चों, यहाँ आ रहा है +3 आ रहा है बच्चों, यहाँ आ रहा है +4, यहाँ आ रहा है +7। तो मुझे बताओ जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, अपन क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन मैग्नीज बढ़ रहा है, तो बोलो बच्चों साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। अरे पॉजिटिव चार्ज कब आता है बच्चों, ये बताओ आप, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को हटाते हो, हटाते हो बेटा। अब जब इलेक्ट्रॉन
वो फैमिली छोटी होती जाएगी ना। क्या बात समझ रहे हो? बोलो बच्चों। आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हटाओगे वैसे वैसे क्या होगा? परिवार छोटा हो रहा है ना। ऐसा सोचो, एक परिवार में 11 जने थे, अब मैंने एक को हटा दिया तो परिवार में 10 जने रह गए, तो परिवार का साइज छोटा हुआ या बड़ा हुआ? बोलो बच्चों। अरे परिवार का साइज छोटा हो गया ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन आप हटाओगे उतना ही साइज छोटा हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलो बेटा, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये तो होगी रेडियस ऑफ कैटाइन। बात करते हैं बच्चों, देखो अपन लेते हैं रेडियस ऑफ एनाइन। एनाइन में देखो बेटा सुनो, देखो ये एन है, n-1 है, n-2 है और n-3। इनमें प्रोटॉन देखो बच्चों 7 7 7 है प्रोटॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन देखो 7 8 9 10। अब देखो बेटा सुनो, इस सीरीज में अपन जेड इफेक्टिव की बात करेंगे। मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। मुझे बताओ, जेड तो क्या है? कांस्टेंट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बोलो बच्चों आपका सिग्मा बढ़ रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? बोलो। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना। आप ऐसे सोचो, इस फैमिली में पहले 7 जने थे, अब 8 जने हो गए, फिर 9 जने हो गए, फिर 10 जने हो गए। तो फैमिली से जब किसी मेंबर को हटाते हैं तो साइज छोटा होता है, तो जब फैमिली में किसी को ऐड करेंगे तो साइज बड़ा होगा ना बच्चों। बोलो, ये बात भी तो सही है। अरे सही है, बोलो। ठीक है। अब देखिए क्या कि मैं बोल सकता हूं सिग्मा बढ़ता गया तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा बच्चों। बोलो। जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं। देखो बच्चों सुनो, जो साइज है ना वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, बोलो। जैसे देखो, अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूं n-1 n-2 n-3, क्या ये ऑर्डर आएगा? बोलो बच्चों। सेकंड लिखूं मैं, देखो o o-1 o-2। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब बताओ, जैसे देखो ये i प्लस, ये i और ये i माइनस, है ना। देखो बच्चों, ये क्या है? ये एक नॉर्मल फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली में क्या किया? हटाया आपने, रिमूवल ऑफ मेंबर, है ना। और इसमें क्या किया? एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा मेंबर। बोलो बच्चों, तो जहां एक्स्ट्रा मेंबर ऐड किए, बोलो साइज बड़ा होगा ना। बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं, साइज ऑफ एनाइन ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है। और फिर साइज ऑफ कैटाइन। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई? अरे ये बात सबको समझ में आई क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर बात करें साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में अपन साइज लेते हैं बच्चों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हो बच्चों, किसको बोलते हैं?
आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको बोला जाता है बच्चों, बताओ, जिनमें क्या हो, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना बच्चों, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, n-3 O-2 F-1 Na+ Mg+2 Al+3 Si+4। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आप मुझे बताओ इनका जेड बताओ, 7 8 9 11 12 13 14। इनमें इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इस सीरीज को थोड़ा सा ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, जेड माइनस सिग्मा। मुझे बताओ इस बार जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है ना, और सिग्मा क्या रहेगा, ये क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा, अरे बोलो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा ना। तो बच्चों बताओ जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, देखो ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखो आप, अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में देखो क्या है कि लार्जेस्ट साइज किसका होगा, जिस पर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, जिस पर क्या हो, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है। समझ आ गया क्या, बोलो बच्चों। तो देखो यहाँ ये ऑर्डर ऐसा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज का क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, किसी को डाउट है तो बोल जाओ। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर किसी को डाउट है तो बोल जाओ। देखो बच्चों सुनो, अगर मैं एक ये सीरीज लिखता हूं, देखो P-3 S-2 Cl-1 K+Ca+2 Sc+3 Pi+4 B+5। हाँ मुझे बताओ इस सीरीज में सबसे बड़ा कौन, बताओ इस सीरीज में सबसे बड़ा कौन, P-3, ठीक है, हो गया बच्चों, बस ये ऑर्डर आ जाएगा। आ गया बच्चों, क्लियर है क्या, बोलो, ठीक है। तो बेटा इनसे क्वेश्चन आता है कैटायन की रेडियस, एनायन की रेडियस और आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं अपन क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है बच्चों। चलो समझते हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले बताओ एटॉमिक रेडियस, बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर कह सकता हूं कि एटॉमिक रेडियस पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, फिर एटॉमिक रेडियस अपन कह सकते हैं जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो बच्चों, बोल सकता हूं क्या, बोलो। अच्छा मैं ये बोल सकता हूं एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, है ना, और ये भी कह सकते हो पीरियड नंबर। बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई, जितने ज्यादा ऑर्बिट्स होंगे, बोलो साइज उतना ही बड़ा होगा ना, अरे समझ में आ रही है क्या बात, जितने ज्यादा ऑर्बिट्स, देखो एक बात है बच्चों, जैसे मैं बोलूं
कि हमारे पास पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट इसमें एक ही है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, देखो एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट। आप मुझे बताओ साइज क्या हो रहा है बच्चों, बताओ साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है बच्चों। देखो बच्चों सुनो, हम क्या कह रहे हैं, ये जो साइज है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बच्चों। अब देखो जैसे सुनना ढंग से मेरी बात, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास, मैं एक चीज समझाता हूं, देखो आपको एसिडिक स्ट्रेन समझना बच्चों। देखो मेरे पास है HF, HCl, HBr, HI। आप मुझे बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका पीरियड सबसे ज्यादा है, बताओ किसका पीरियड नंबर सबसे ज्यादा है, बोलो बच्चों। आयोडीन का ना, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन फोर्थ, आयोडीन फिफ्थ। तो मुझे बताओ बच्चों, अपन ऐसा बोल सकते हैं, जैसे जैसे अपन नीचे गई अपन बोल सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते गए। तो मुझे बताओ कि H एलिमेंट, E मतलब एलिमेंट, बोलो बच्चों बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी ना। अरे समझ में आ रहे हो, जिसका साइज बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा होगी ना बच्चों, बोलो। अरे ये बात समझ रहे हो? देखो मान लो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड लेंथ है, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आती है ना। अब मुझे बताओ किस बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा या जिसकी बॉन्ड लेंथ कम, बताओ बच्चों किस बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, सोचो आप। हमेशा बड़े बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, बड़ा धागा है आप आराम से पकड़ के उसको तोड़ सकते हो। एकदम छोटा धागा हो और ऐसा हो कि जिसको आप हाथ में पकड़ ही नहीं पाओ, तो क्या आप उसको तोड़ पाओगे क्या? अरे नहीं तोड़ पाओगे। तो एच ई बॉन्ड लेंथ बड़ी तो अपन क्या बोलेंगे, बोलो बॉन्ड विल ब्रेक इजीली, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना, बोलो बच्चों। तो बताओ क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अपन ऐसा कह सकते हैं HI, HBr, HCl एंड HF, बोलो क्लियर हुआ क्या? अब मुझे बताओ जैसे ये था वैसे वैसे देखो बच्चों H2O, H2S, H2SC और H2T, क्या इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही आएगा, बोलो बच्चों आएगा ना। जैसे जैसे आप नीचे गए बॉन्ड लेंथ बढ़ी कि किसी प्रकार से, बोलो बच्चों NH3, PH3, है ना, ASH3, है ना, और SbH3, बोलो बच्चों क्या एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आई, बोलो। अरे बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर हुई क्या? डाउनवर्ड जाने पर साइज बढ़ा, साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, लाइकवाइज अगर अपन देखें, देखो क्या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, देखो जैसे ये NaOH है, ये KOH है ना, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। अब देखो बेटा जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो मुझे बताओ क्या हो रहा है, साइज ऑफ मेटल बढ़ेगा बच्चों, बढ़ेगा ना, मेटल का साइज बढ़ेगा ना।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो मेटल का साइज बढ़ेगा तो अपन कह सकते हैं बच्चों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या अपन कह सकते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या होगा, बॉन्ड विल ब्रेक इजीली, है ना। तो क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी ना, बोलो बढ़ेगी बच्चों। अरे समझ में आया क्या, ठीक इस प्रकार से देखो बेटा, जैसे देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ इस सीरीज में भी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो बोलो बच्चों जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी ना। तो डाउनवर्ड जाने पर आपने क्या सीखा, हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती है। क्या ये बात दिमाग में बैठी क्या, डाउनवर्ड जाने पर हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती है। बोलो बच्चों क्या ये बात सबको समझ में आई, आ गया बच्चों, पक्का सबको, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक पॉइंट और समझो, देखो जैसे मेरे पास है बेटा, देखो ये एफ एफ है ना, फिर ये है ओ ओ और ये एन एन, ठीक है बेटा। फिर इनके ठीक नीचे सीएल सीएल है ना, इसके ठीक नीचे कौन है, सल्फर सल्फर, और इसके ठीक नीचे है फॉस्फोरस फॉस्फोरस। इन तीन ग्रुप में एक ट्रेन समझना, देखो बेटा सुनो, इनके ऊपर इस तरह से बच्चों लोन पेयर होते हैं बच्चों, इसी तरह से इनके ऊपर भी लोन पेयर है बच्चों। आप ही बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में से साइज किसका छोटा होगा, बताओ बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन का छोटा होगा। अब मुझे बताओ जिसका साइज छोटा होगा तो उनके इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, बोलो बच्चों, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा क्लोज होंगे उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा ना, होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जितने पास में होंगे उनमें रिपल्शन ज्यादा, तो रिपल्शन ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड अपने आप ही वीक हो गया ना, भाई ये दोनों आपस में वैसे ही लड़ रहे हैं ना, अरे दोनों भाई भाई आपस में वैसे ही लड़ रहे हैं तो उनको अलग करना आसान होगा ना, दो ऐसे भाई जो आपस में लड़ रहे हो उनको अलग करना इजी होगा ना बच्चों। तो यहां देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ अपन ऐसा बोल रहे हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion between non-bonded atoms, and that's why bond becomes weak। बोलो बच्चों समझ में आ गया। अब देखो अपन क्या बोलेंगे, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है ना बेटा वो ये आता है, ये समझ में आया। देखो ये बच्चों सेकंड पीरियड है बच्चों, और ये थर्ड पीरियड है, तो किनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिखना था,
Due to small size of fluorine, oxygen, nitrogen, there is a strong inter-electron repulsion between non-bonded electrons, and that's why bond become weak. तो समझ आया बच्चों कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेकंड से ज्यादा है बच्चों। अब देखो बेटा एक चीज और सुनो, है ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस। देखो बच्चों ये आता है कि I2F2 है ना, Br2Cl2, इसको ऐसे याद रखो। देखो इंडिया फिर बनेगा चैंपियन। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप आयोडीन की देखो ना बॉन्ड एनर्जी, इसकी आती है लगभग 152 किलो जूल पर मोल, एंड फ्लोरीन की आती है 158। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट इक्वल है ये? बोलो बच्चों, ऐसे कौन से दो हेलोजन हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या? फिर देखो ब्रोमीन की जो आती है वो लगभग आती है बच्चों 192, एंड क्लोरीन की आती है 242। क्या बच्चों, अरे समझ में आया? आयोडीन की सबसे कम क्यों हुई बेटा? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, पता है ना, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बेटा क्या डिस्कस किया?